अपने बच्चों को कोई स्वागत नहीं करता है। ये हमारी परंपरा और बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन भाई आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, खुशी भी हुई। जैसे संजू भाई ने बताया, कल ही मेरा नागपुर में एक टॉक हुआ था जिसका टॉपिक था डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न। मैं नागपुर को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मुझे क्या बोलना है। जब मुझे संगीत भाई ने, चेतन बाबू भाई ने, संजू भाई ने बुलाया यहाँ पे, मैं थोड़ा सोचने में पड़ गया कि आपके बीच में मैं क्या करूँ। ये मेरी थोड़ी सी एक शंका थी और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगा, आप जो नहीं कहेंगे वो मैं नहीं कहूँगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप वो सुनना चाह रहे हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, या वो सुनना चाह रहे हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं आप? मैं क्या कहूँ? कुछ आइडिया दीजिए आप। जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुनाई, ऐसा यहाँ से कहना है, इस तरफ से क्या कहना है? जो आप नहीं सुनना चाहते हैं वो सुनाई। चलिए, तो ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा तालमेल बैठाते हैं। बहुत ईमानदार रहना चाहिए अपने विषय पे। मुझे बताया गया था कि भाई यहाँ पे शिक्षा के बारे में बोलना, एजुकेशन एज ए गोल। और आप सभी युवा हैं, मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ें, एक्सीलेंट अपना करियर बनाएं और एक ऐसा करियर बनाएं जो यूनिक हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप घिसी पिटी जिंदगी जिए, और घिसी पिटी जिंदगी जीना और एक यूनिक और एक अनोखी जिंदगी जीना हमारे हाथ में है। हम जो चाहेंगे हम वो बन सकते हैं, हम जो नहीं चाहेंगे वो नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। किसी को आश्चर्य होता है इस बारे में? मेरा ये शुरू से मानना है कि आप जो सपना देखते हैं वो सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सपना पूरा नहीं होगा। अगर सपना पूरा नहीं हो रहा है तो आपने ईमानदारी से सपना देखा ही नहीं है। करियर की बात करते हैं, कितने लोगों का गोल है अच्छा करियर बनाना? थोड़ा सा हाथ उठाए। गोल करियर हो जिसका। अच्छा, कुछ लोगों का गोल है करियर अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा वो लोग हाथ उठाए जो चाहते हैं करियर उसका कोई गोल नहीं है, वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। करियर गोल नहीं है आपका? अच्छा, और कौन है? अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे क्यों गोल नहीं है करियर आपका? अपने अपने हिसाब से करियर हो सकता है। अपने आप हो जाता है, आपको ऐसा लगता है? अपने अपने हिसाब से करियर होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपका गोल, एक लक्ष्य होता है ना। आपका लक्ष्य कोई करियर बनाना नहीं है? अभी तक के नहीं। अभी तक के नहीं है, आगे हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, हर चीज में हर चीज सीखना चाहिए। हाँ भाई, जीवन में तो रास्ते हजारों होते हैं लेकिन चुनना एक ही पड़ता है। अगर 1000 रास्तों पे एक साथ चलेंगे हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक शरीर है, रास्ता भी एक ही चुनना पड़ेगा। तो करियर तो हमको एक ही चुनना पड़ेगा ना। अगर हम 10 चीजों में अपना ध्यान बांटेंगे, और बचपन की बात है, कभी कभी आम तक तोड़ने हम लोग जाया करते थे। सोचते थे कि एक पत्थर मारेंगे और एक आम टूटेगा, इससे अच्छा एक साथ 10 पत्थर उछाल दो तो एक ना एक तो लग ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक साथ अगर 10 पत्थर फेंकेंगे ना, एक भी निशाना भी नहीं रहेगा और पूरा कंसंट्रेशन हमारा होगा तो एक से ही काम चल जाएगा। भले आपको 2-3 बार प्रयास करना पड़े, लेकिन जीतोगे जरूर। करियर गोल की जब बात आती है, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी का करियर एक्सीलेंट करियर हो, आप बहुत अच्छा करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, आप जरूर करेंगे। कैसे करेंगे इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं इस बात पे ध्यान देना चाह रहा हूं कि करियर गोल क्यों नहीं होना चाहिए हमारा। अभी कुछ हमको जवाब मिले कि करियर गोल हमारा नहीं है। आपका तो होना ही चाहिए था, आप उम्र में बहुत छोटे हो। छोटेपन से हम जो सपना देखेंगे, बड़ा होके बड़े आसानी से पूरा हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचना कि हम बड़ा होके कोई बड़ा सपना देखेंगे। बचपन से सपना देखना चाहिए और सपना हमेशा पूरा होता है। सपना देखो और सपना बहुत बड़ा देखो, छोटा मोटा सपना नहीं देखना।
वो एक छोटी सी बात उदाहरण देता हूँ। मेरा सपना था कि दिल्ली में एक मेरा मकान हो जाए। कारण क्या था, मैं किराए से रहता था। अब 1-1.5 साल में मकान चेंज करना पड़ता है, कभी मकान मालिक ने बोल दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अब जब मकान छोड़ो, इतने सारा वजन लेके जाओ, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही किताबें हैं तो उनका एक अलग से वजन लेके जाओ। तो मैंने एक सपना देखा कि मेरा एक छोटा सा घर हो जाना चाहिए दिल्ली में, भले ही 2 कमरे का हो, लेकिन कम से कम मैं शांति से रह तो सकूँगा। जो सपना मैंने देखा उसके 1-1.5 साल में मेरा छोटा सा घर हो गया। अगर मैंने सपना ये देख लिया होता कि मेरा बड़ा सा बंगला हो जाए तो वो भी पूरा हो जाता। गलती किसकी, सिर्फ मेरी। छोटा सपना देखोगे छोटा सपना पूरा होगा, बड़ा देखोगे बड़ा पूरा होगा। करियर को गोल क्यों नहीं होना चाहिए? करियर हर किसी का बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन करियर को गोल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ समय पहले कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ता था, उसमें था टारगेट आईएएस। टारगेट आईएएस मतलब गोल क्या है आपका? आईएएस बनना। भाई आपने देखा होगा निशानेबाजी की प्रतियोगिता, तीरंदाजी की। तीर चलाते हैं, एक काला गोला होता है, उसके जब तक बाहर तीर लगता रहेगा बार बार कोशिश करेंगे। सेंटर में लग गया, काले गोले पे लग गया, उसके बाद क्या होता है? तीर गिर जाता है। मतलब अगर हमारा गोल पूरा हुआ तो हम खत्म हो गए। यानी अगर आपने ये गोल बनाया है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईआईएम में जाना है, आपको आईआईटी में जाना है, जिस क्षण आप उसमें चले गए आपका गोल खत्म हो गया। जब गोल खत्म हो गया तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि गोल ही तो हमारी जिंदगी होती है। इसलिए करियर हमारा गोल नहीं है, करियर हमारा टूल है। टूल है, करियर को हमेशा टूल समझिए। गोल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। उस गोल को हासिल करने के लिए हम कौन सा टूल लेंगे, ये हमको सोचना चाहिए। थोड़ी अजीब तो नहीं लगी ना ये बात? नहीं लगी? सहमत हो आप लोग? असहमत हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक बीच में टोके मुझे, रोके मुझे, डांटे मुझे, सब चलेगा। मेरे लिए कोई बंधन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कितने देर बोलना है। तो एक बार मुसीबत है, मैं कब तक बोलूँ ये थोड़ा सा बता देना। हाँ जी, क्या बोल सकते हैं? जी मैं समझ बोलने बता दूंगा, बता दे। हाँ ठीक है, बिल्कुल बता दीजिए। अच्छा, इससे से मिलता जुलता सवाल, आप सभी NNBY से जुड़े हुए हैं, आप सभी बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि बुद्धिज्म क्या है? टूल है या गोल है? गोल। गोल है, सभी सहमत हैं? टूल है। टूल है भाई, टूल है कि गोल है? थोड़ा बताइए एक और बार। टूल। अच्छा, गोल क्यों है भाई? थोड़ा सा कारण बता दीजिए, जिसने गोल कहा है। गोल तो बुद्धत्व है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जवाब है। बुद्धिज्म एक टूल है हमारे। क्यों टूल है? क्योंकि बुद्धिज्म के माध्यम से हमको बहुत कुछ पाना है। एक शब्द में आपने कहा बुद्धत्व। बुद्धत्व की सामान्य भाषा में क्या परिभाषा होगी? बुद्धत्व का, बुद्धत्व म्हणजे काय? यानी बुद्ध का, अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करूं ना यार, क्यों हम टेक्निकल भाषा में बात करें? बुद्ध का मतलब क्या है? मतलब दुनिया में शांति आ जाए, करुणा आ जाए, मैत्री आ जाए, न्याय स्थापित हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अगर ये मूल्य है तो हमारे लिए सब कुछ है ना। और इसके लिए बुद्धिज्म एक माध्यम है। अगर हम सबके सब बुद्धिस्ट भी बन जाए नाम के लिए और ये मूल्य स्थापित नहीं हो तो कोई मतलब है क्या? उदाहरण के लिए तिब्बत एक बुद्धिस्ट राष्ट्र है, लेकिन क्या तिब्बत में स्लेव सिस्टम नहीं है, गुलाम प्रथा नहीं है क्या? है वहां पे। क्या वहां पे अनटचेबिलिटी नहीं है क्या? है वहां पे। क्या वहां पे स्त्री को पुरुष से कम नहीं समझा जाता क्या? समझा जाता है। तो बुद्धिज्म हमारे लिए टूल ही हुआ, गोल नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य क्या था? बाबा साहब ने हमको बौद्ध क्यों बनाया? क्योंकि हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, मैत्री स्थापित कर सके। गोल हमारा वो है, समता, स्वतंत्रता, मैत्री। गोल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। टूल उसके लिए हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ये आपका एक इच्छा है,
तो डॉक्टर बनने के बाद क्या, आप अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे? अच्छे डॉक्टर ऐसे बनेंगे आप सामान्य डॉक्टर से कुछ अलग करेंगे। एक सामान्य डॉक्टर होता है, उसके पास एक मरीज चले जाए, दुनिया भर के टेस्ट लिख देगा, 1000, 2000, 1500 तो वैसे टेस्ट में खत्म हो जाएंगे, और दवाइयाँ ऐसी लिखेगा जो ब्रांडेड कंपनियों की होगी, 2-3 हज़ार की दवाई हो जाएगी। पेशेंट को तो वैसे ही वायरल फीवर था, 3 दिन में ठीक हो नहीं था, हो गया। तो वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं हुआ। अगर आप एक बुद्धिस्ट डॉक्टर हैं तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर मतलब हो सकते हैं कि आप वास्तव में चाहेंगे कि बीमारी का निदान हो, आदमी रोगी परेशान नहीं हो। अगर आप टीचर बनते हैं, टीचर बन के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टीचर आप बनते हैं तो डायरेक्ट आप बच्चों के संपर्क में आते हैं, और बच्चों के संपर्क में आने मतलब आप एक बहुत अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने वो देखी फिल्म काला, पारंजी, कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, पूरा बाबा साहब की फिलॉसफी को उन्होंने पर्दे पे उठा दिया। तो अगर आप फिल्म में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो हमको ये सोचना चाहिए कि एज अ बुद्धिस्ट अगर हम अपना करियर कुछ बनाते हैं तो हम बाकी लोगों से कैसे अलग रहेंगे, कैसे अलग रहेंगे, इसको वो TBMS की भाषा में बोलते हैं ना, व्यक्ति। तो ऐसा किया जा सकता है। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में हूँ। मैं चाह रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे एक सोशल साइंटिस्ट या एक रिसर्चर जो अम्बेडकराइट हो, बुद्धिस्ट हो, बाकी लोगों से कैसे अलग होता है। क्योंकि देखिए, रिसर्च करना मेरा काम है, मेरा पेशा है, वो तो मुझे करना ही है। लेकिन आप अगर एक बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट की क्या पहचान होती है? बुद्धिस्ट का संबंध सीधा सीधा बुद्ध से है, बुद्धि से है। हम सामान्य लोगों से बहुत अलग होते हैं, मानते हो कि नहीं? किस मायने में अलग होते हैं? हमारी सोच अलग होती है। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म सिर्फ सोच है, वरना हम नाम की बुद्धिस्ट, सोच ही हमें बुद्धिस्ट बनाती है। तो वो सोच क्या होती है, कैसे अलग होती है? एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। एक इक्वेशन देता हूं, मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन एक इक्वेशन देता हूं। 2 + 2 = 2 + 2। ये सही बात है? सही है? कौन कहेगा कि इसको गलत है? कोई कहेगा गलत है? कोई नहीं कहेगा गलत है। मैं गलत सिद्ध करके बताऊं? बताओ एग्जाम्पल। आप खड़े हो जाइए, और कौन खड़े होगा आपके साथ में? आप खड़े हो जाइए। आप या आपके पीछे आइए, ब्लू शर्ट, आप खड़े हो जाइए। यहां से आप खड़े हो जाइए, और आप भी हो जाइए। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2। एक तराजू को लाते हैं, यहाँ पे आप 2 लोग को उसके पल्ले पर रख देते हैं, यहाँ पे 2 लोग को रख देते हैं। बराबर हुआ क्या तराजू? नहीं होगा। तो 2 + 2 = हमेशा 2 + 2 नहीं होता है। ये मैथ्स में होता है, तो वास्तविक जिंदगी में नहीं होता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा बैठे दिमाग लगाना पड़ता है। हम लोग क्या है कि रटी बातों पे चलते हैं कि ऐसा लिख दिया गया, ऐसा होता है 2 + 2, और इस दूसरी तरफ 2 + 2 है, हमको लग रहा है बिल्कुल बराबर। लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि उसमें यूनिट क्या है, उससे सारा खेल बदल जाएगा। अब एक और उदाहरण है, आप बहुत आसानी से उसको उत्तर दे देंगे। एक पेड़ पे 10 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी को किसी ने गुलेल मार दी, बंदूक मार दी, वो पक्षी बेचारा गिर गया। पेड़ पे कितने पक्षी बचे? एक भी नहीं बचे। ये आपने दिमाग से लगाया, मैथ्स का कैलकुलेशन आपने नहीं किया, वरना 9 बचना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आपने मैथ्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैथ्स भी बहुत बड़ा धोखा है, स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा धोखा है। मैथ्स को ये कहा जाता है कि परफेक्ट साइंस है, मैथ्स सबसे इम्परफेक्ट है। मैं तो सोशल साइंटिस्ट हूँ। सोसाइटी में कोई भी एक सिद्धांत हर जगह एक समान लागू नहीं होता है, परिस्थिति के हिसाब से वो बदलता है। H2 + O2 क्या होता है? H2O। H2O क्या होता है? पानी। लेकिन हर पानी एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। किसी पानी में वायरस होते हैं तो हमको बिस्लरी की बोतल खरीदना पड़ता है, कभी कैन खरीदना पड़ता है, कभी RO लगाना पड़ता है।
तो परिस्थिति के हिसाब से हर चीज बदलती है। विज्ञान हमको क्या बताता है कि एक नियम दे देता है और बोलता है कि ऐसा होता है, लेकिन जब हम दुनियादारी में आते हैं एक नियम काम नहीं करता है। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है कि हमको सिचुएशन के हिसाब से सोचना है। एक फॉर्मूले से अगर हम चलने लग गए कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट हमको सही नहीं मिल पाएगा, गलत ही रिजल्ट मिलेगा। फॉर्मूले से बाहर सोचना। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा अपने ही जिंदगी का, मतलब अपने कुछ रिसर्च का। बच्चे पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ देते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। भारत सरकार ने का एक ऑर्गेनाइजेशन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत माना हुआ सर्वे का एक मतलब कहना चाहिए आंकड़े इकट्ठा करता है। आंकड़े, मैंने कहा आंकड़े बड़े बेकार चीज होते, बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट के ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ना है ना, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं ना कुछ बच्चे। आपने देखा हो कई बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या कारण है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। फील्ड में गए, वो लोग डेटा इकट्ठा किया, लोगों से पूछा कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी। एक ने बोला मेरे पास पैसे नहीं थे, एक ने बोला मेरे को टीचर ने स्कूल से भगा दिया, एक ने कुछ और बोला, एक ने कुछ और बोला, और एक ने बोला कि मेरा मन नहीं लगा इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जब आंकड़े हमारे सामने आए NSS के डेटा के, तो उसने बोला 45% बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता। बात हो गई खत्म। अब हम गए फील्ड में, मैं बुद्धिस्ट हूं, ठीक है, और बुद्धिस्ट की क्या पहचान होती है कि हमारी अपनी सोच होती है। अगर हमारी सोच नहीं है, हम नाम के बुद्धिस्ट हैं, सॉरी हम लोग बुद्धिज्म नहीं मान रहे। अगर हमने अपनी सोच विकसित नहीं की, अगर पक्षी सिर्फ 9 ही बताते हैं बच गए, तो हम बुद्धिस्ट नहीं है। 2 + 2 = 2 + 2 को हमेशा बराबर कहेंगे, सॉरी हम बुद्धिस्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। हमको इस तरह से दिमाग खोलना है कि फॉर्मूला हमेशा हमको सही उत्तर नहीं दे सकता है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 45% बच्चे मन नहीं लगता इसलिए पढ़ाई छोड़ते हैं। जब मैं फील्ड में गया, हरियाणा में गया, उत्तर प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों में, मैंने भी बच्चों से बात की कि भाई आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी। 45% से ज्यादा बच्चों ने यह जवाब दिया कि मन नहीं लगा। लेकिन एज ए बुद्धिस्ट स्कॉलर और एक NSSO वाला कह दो हिंदू स्कॉलर, उसमें और मुझ में इतना ही फर्क था कि मैंने ये पता कर लिया कि मन क्यों नहीं लगा। मन नहीं लगना ये कारण नहीं होता है, मन क्यों नहीं लगा ये बहुत बड़ा कारण होता है। और उसके कारण ढूंढना चालू किया, इतने सारे उत्तर मिले, उसका कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। और स्टैटिस्टिक्स वालों ने सीधा सा एक आंकड़ा दे दिया कि मन नहीं लग रहा। तो इससे हमको, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या मुझे मिला था। मन नहीं लगने का कारण यह था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पिताजी शराब पिया करते थे। शराब पी के रात में घर में आएंगे और ये जो बच्चा है इसकी माता को यानी अपनी पत्नी को पीट रहा है सबके सामने। उस वक्त बच्चा होमवर्क कर रहा है, घर में हो रही माँ की पिटाई हो रही है। एक बच्ची कैसे उस वक्त पढ़ सकता है जब उसकी माँ पिट रही है? पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता ना। तो ये एक कारण मिला मुझे। ये कारण सीधे सीधे किसी ने नहीं बताया था। भाई जब तक आप उनसे दोस्ती नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं, अपना नहीं बनाओगे उनको, एक सिर्फ डेटा समझोगे, निर्जीव रोबोट कि यस और नो में वो उत्तर दे दे तो वही उत्तर देगा। दूसरा कारण पता चला कि कुछ ऐसे लड़के थे जो किसी कारण से स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले पाए। जब हमारे सीरियस बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, वो देखते थे कि बढ़िया कोई ऋतिक रोशन बन के घूम रहा है, तो कोई कैटरीना कैफ बन के घूम रही है, बड़ा मजा आता था कि वाह क्या जिंदगी है, हम कदे सामान बैग लेके स्कूल जा रहे हैं और जिंदगी देखो असली ऐश तो ये कर रहे हैं। वो उनकी देखा देखी कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। इतने सारे कारण मिले, मुझे कम से कम 25 कारण मिले और उस पर मैंने एक पेपर लिखा है और वो यूनिक पेपर सिद्ध हुआ, रिसर्च पेपर से आशय आप समझते ना, रिसर्च आर्टिकल कहना चाहिए सामान्य भाषा में कहूँ तो, एक आलेख। तो अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो कैसी नई नई चीजें आती हैं। एक और उदाहरण दूंगा, शायद मुझे थोड़ा सा आया, बताइए संजू भाई कि मुझे कितना समय देना, मैं उसके हिसाब से समाप्त करूं या
क्योंकि आप कहेंगे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, आप कहोगे तो मैं कम बोलूँगा, आप मुझे जितनी इजाज़त दें। अभी कितना टाइम है ना? अच्छा ठीक है, अपने पास में नहीं, थोड़ा आधा घंटा पहले मुझे बता देना ताकि मैं उसके सब समझ सकूँ ना। चलिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग हमको अलग बनाती है और सही रास्ते पर पहुंचाती है। आपने कुछ समय पहले एक डिबेट पढ़ा था कि आप अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है उसके लिए अच्छा पढ़ना हमारे कोर्स के अलावा बहुत जरूरी है। सिर्फ कोर्स में चिपक के रह गए हम सामान्य इंसान बन जाएंगे। वो सामान्य से अधिक बनना है तो हमें कुछ अधिक पढ़ना पड़ेगा, अधिक एफर्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 4 साल हो रहे हैं, लगभग 2013 की बात थी। एनसीईआरटी के बुक में कार्टून विवाद लेके बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी। विवाद क्या था? एक ऐसा कार्टून बना था जिसमें यह बताया था कि बाबा साहब एक कछुए पे बैठे हैं। बाबा साहब एक कछुए पे बैठे हैं और नेहरू जो है वो हाथ में चाबुक लिए हुए और वो बाबा साहब को पीट रहा है। ठीक है, इस कार्टून के बारे में आपकी क्या राय है? सही है, गलत है, क्या है एक बारे में? लेकिन उन्होंने क्यों रखा इसको किताब में? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। उस कार्टून के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा कि चूंकि कछुए की गति से चल रहा था संविधान का निर्माण, इसलिए ये कार्टून उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। अब आप इस कार्टून से सहमत हैं क्या? है? कुछ है, कुछ नहीं, कुछ है? देखो भाई, मैं भी बिल्कुल नहीं हूं और इसका सबसे बड़ा विरोध मैंने किया था, लेकिन तार्किक तरीके से किया था। हमारे देश का संविधान जो है, बाबा साहब ने यह कहा था पूरे विभिन्न देशों के संविधान के एग्जाम्पल देते हुए कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है वर्ल्ड में लिखित रूप में और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में लिखा गया है। तो जिसने कार्टून बनाया वो बेवकूफ आदमी था, महाबेवकूफ आदमी था। उसको तो यह दिखाना चाहिए था कि बाबा साहब घोड़े पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि कोई संविधान इतना फास्ट मुकाबला नहीं कर रहा था। तो क्रिटिकल। और दूसरी चीज है, अगर आप एक ये दिखा रहे हो कि एक मालिक आपको घोड़े से मार रहा है क्योंकि आप धीमे काम कर रहे हो, बस अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि बाबा साहब ने बहुत धीमे के लिए काम किया था, तो अगर आप मारने को एक कार्टून में जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब आप दैनिक जीवन में भी मारने को, घोड़े से मारने को जस्टिफाई कर रहे हो, जबकि मारना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। तो ये कार्टून हर रूप से गलत था। तो इसके खिलाफ मैंने एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया मेरी आउटलुक थी शायद, उसने एक कवर पेज बाबा साहब की एक फोटो छापी। बाबा साहब का बस स्थान था ना, आधार वो था, और लिखा था प्रोफेट अम्बेडकर, यानी पैगंबर अम्बेडकर। मजाक उड़ाया उन्होंने, मजाक में लिखा था कि तुम बाबा साहब के इतने बड़े न्यायी बनते फिरते हो, पैगंबर बनते फिरते हो, तो ये लो पैगंबर अम्बेडकर। मतलब बाबा साहब की हम आलोचना भी नहीं कर सकते क्या? उनका ये कहना था। कौन सा गलत कर दिया हमने कार्टून में उनको मारते हुए दिखाया था? ये उनका लॉजिक था। तो हमने उनका जवाब दे दिया, 3-4 पॉइंट्स लिखे। बाबा साहब ने जब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स एक किताब लिखी थी कि भारत में राज्यों की पुनर्रचना कैसी होनी चाहिए, उस वक्त जो आज हमारे राज्य से राज्य नहीं बने थे, तो उनके नक्शे में उन्होंने झारखंड का भी मैप बनाया था, छत्तीसगढ़ का भी बनाया था, तेलंगाना का भी बनाया था, उत्तराखंड का भी बनाया था। नेहरू ने नहीं सोचा था कि ये करना चाहिए। अंत में वो हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा हमारे बाबा साहब वास्तव में हमारे पैगंबर हैं। जो तुम्हारे नेता नहीं देख पाते थे वो हमारे बाबा साहब ने बहुत पहले देख लिया था। मैं अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं और देना चाह रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, समय की कमी रहेगी थोड़ा सा। आप क्रिटिकल थिंकिंग में चाहता हूँ आप डेवलप करो। आप में से कुछ लोग वोट देते होंगे, कुछ लोग नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ तो देते हैं वोट। ईवीएम का प्रयोग सभी ने किया होगा, जिसने भी वोट दिया होगा। ईवीएम के बारे में आपकी क्या राय है? वो डेमोक्रेसी के लिए सही है कि गलत है? गलत क्यों है? हाँ बोलिए, वैसे ही बोल दीजिए भाई। हाँ, उसमें मतलब उसका
उसको सही से पता नहीं चलता हमें कि अपना वोट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इससे। अब अगर आपको आप कुछ नया बोलना चाह रहे हैं क्या? हैकिंग संभावना है, हैकिंग के अलावा मैं कहना चाहता हूँ जो देश बना कर देता है ईवीएम को वो खुद नहीं यूज करता है, जर्मनी। यानी आपका कहने का मतलब है क्योंकि विकसित देश इसको यूज नहीं कर रहे हैं और हमारा देश क्यों कर रहा है, हमारा देश कौन सा बड़ा टेक्नोलॉजी में आ गया है, तो उसका नहीं होना चाहिए। अब इसको रोकना है क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप लोकतंत्र को चाहते हो, इस देश में बचा चाहते हैं। रोकने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? अगर हम यही कहते फिर कि इसमें हैकिंग होती है, गवर्नमेंट बार बार कहेगी हैकिंग नहीं होती है, बात खत्म हो जाएगी। इसके लिए कैसा आर्ग्यूमेंट लाए? थोड़ा सा सोचिए आप, 1 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट का ले लीजिए। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ईवीएम खत्म हो जाए? बोलिए। वीवीपैट मशीन लगाएं और उसकी गिनती कराएं साथ में। ठीक है, पेपर ड्रिल मशीन और बहिष्कार ईवीएम ला रहा होते चलिए हाँ, वीवीपीएट नहीं लगा देंगे, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। उसकी गिनती होनी चाहिए। हाँ, सॉल्यूशन तो क्या, उसमें प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कही, वो सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम उससे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम को क्या बोल के लाया था कि टाइम बचाता है और बैलेट पेपर टाइम अधिक लेता है। अगर एक एक ईवीएम के वीवीपीएटी को गिनने लग जाएंगे, वो भी उतना ही टाइम लेगा जितना कि बैलेट पेपर लेता था। तो ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ। और इसके और वीवीपीएटी अब लागू हो चुका है, ज्यादा टाइम है ना? लेता है सर, तीनों स्टेट्स में 15 वीवीपीएटी सेकंड 20 सेकंड लेता है। तीनों स्टेट्स में हो गया था, लेकिन हम ईवीएम नहीं हटा पाए। ईवीएम हटाने की क्रिटिकल स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, जो आप लोग चाहोगे तो हट जाएगी, अभी आपके हाथ में। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब आप उसको कैसे अपने घर में, अपने अपने राज्य में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, इतनी गारंटी है कि अगर आपने इम्प्लीमेंट किया ईवीएम हट जाएगी। और ईवीएम हट जाएगा जैसा आप लोग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी बच जाएगी। ईवीएम में सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है, हैकिंग होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन मत कहो कि हैकिंग होती है, कहो कि ईवीएम बहुत ईमानदार है। लेकिन हटाना है तो क्या करेंगे? एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। हमारा जो संविधान है, ये क्या हमको गुप्त मतदान का अधिकार देता है कि मैंने किस पार्टी को वोट दिया है, ये सिर्फ मुझे पता रहेगा। संगीत भाई को नहीं पता रहेगा किसको वोट दिया था। मतलब दिन भर उनके साथ घूमूंगा कि मैं तुमको वोट दूंगा, तुमको वोट दूंगा, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा, मुझे जिसकी मर्जी होगी मैं उसको दूंगा। ऐसा प्रावधान क्यों है? ताकि संगीत मुझे डरा ना सके, नहीं तो बोलेगा मुझे वोट नहीं, देख लूंगा दूसरा, ठीक है ना? तो मेरे ऊपर कोई डर नहीं रहेगा। वीवीपीएट, ये जो अपना ईवीएम होता है, इससे हमारी वोटिंग पैटर्न का सीधे सीधे पता चलता है। ये उल्लंघन है हमारे सीक्रेसी ऑफ वोटिंग राइट का। कैसे पता चलता है? एक मोहल्ला है, उसका नाम है भीमनगर। भीमनगर नाम है तो उसमें कौन रहेगा? जय भीम वाले रहेंगे, कोई शक है क्या? बुद्ध नगर नाम होगा तो कौन रहेगा? उरुवेला कॉलोनी होगी तो कौन रहेगा? सबको पता है कौन रहेगा। एक कॉलोनी में एक बूथ रहेगा, उस बूथ से जब एक मशीन की काउंटिंग होगी, साफ पता चल जाएगा किस जाति के लोग ने किस पार्टी को वोट दिया है, किसको बिल्कुल नहीं दिया है। अगर मुस्लिम बस्ती है और उस बस्ती के बूथ को खोला गया तो पता चल जाएगा मुस्लिम ने फलानी पार्टी को वोट दिया ही नहीं है, पूरी बस्ती ने एक पर्टिकुलर पार्टी को दिया है। ये सीक्रेसी ऑफ वोटिंग राइट का हनन है कि नहीं है? तो हमको सिर्फ ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ईवीएम से हमारी वोटिंग पैटर्न डिस्क्लोज होते हैं। अब आप कहोगे बैलेट पेपर ले आएंगे तब भी तो डिस्क्लोज होंगे, ये शकायत सवाल आएगा ना आपके मन में, क्योंकि वो भी एक कॉलोनी का, एक बस्ती का। जब एक एक बॉक्स खोलेंगे तो बात तो वही हो जाएगी। इसका जवाब ये है कि जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयोग थे, उन्होंने क्या किया था कि चाहे भीमनगर का हो, चाहे किसी मुस्लिम बस्ती का हो, चाहे सिख बस्ती का हो, कोई सेक्युलर बस्ती का हो, सरकारी कॉलोनी का हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे बैलेट बॉक्स एक ड्रम में डाल दिए जाते थे, खोल के 10-10 का बंडल बना के, और उस ड्रम को घुमाया जाता था हैंडल से। तो ये नहीं पता चलता था कि भीमनगर वालों ने किसको वोट दिया है, क्रिश्चियन कॉलोनी ने किसको वोट दिया है, मुस्लिम कॉलोनी ने किसको वोट दिया है। सिर्फ ये पता चलता था कि इतने % वोट एक पार्टी को मिले, इतने दूसरे को मिले।
आज हमारी जान खतरे में है। अगर ये पता चल जाता है पार्टी को कि हमने किस पार्टी को वोट नहीं दिया, वो हमको जीने नहीं देंगे, हमारी जिंदगी खतरे में, तो हमको ये डिमांड करना चाहिए, ये PIL राइट निकालना चाहिए कि इससे हमारे सीक्रेसी ऑफ वोटिंग राइट का हनन हो रहा है। छोटा सा अगर हम ये काम करेंगे तो हो सकता है। खाली बनाने की बात नहीं है भाइयों, बजाओ अच्छी बात है, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। बुद्धिस्ट होने का दूसरा अर्थ ये होता है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। और एक्शन आप लोग ले सकते हो, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर इस बात को आप हर जगह फैला दो तो क्यों नहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। एक थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ नागपुर के बच्चे होंगे यहाँ पे, हैं? नागपुर के बच्चों से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जाति आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है, हाँ या नहीं? हाँ? कोई नहीं बोलेगा। मैंने कुछ दिनों पहले शिविर लिया था, मैंने पूछा था क्या जाति एग्जिस्ट करती है, सबने कहा था ये तो पुरानी बात है, अब खत्म हो गई है। आज आप कह रहे हैं कि जाति है। क्या भाई, कुछ लोग मानते हैं कि जाति खत्म हो गई? कोई भी नहीं मानता। अच्छा, खत्म हो गई तो आप कैसे सिद्ध करोगे खत्म हो गई? या एग्जिस्ट करती है, आप एग्जिस्ट करना मानते हो, कैसे सिद्ध करोगे कि एग्जिस्ट करती है जाति? एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण। वैचारिक रूप से आपने एक उदाहरण दे दिया, दूसरा कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए ना। एक जाति के लोग एक ही जाति में शादी करते हैं। बढ़िया उदाहरण आपका हो गया है ना, एक उदाहरण। चलिए, तो इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि आप लोग मान गए हैं कि जाति एग्जिस्ट करती है। अच्छा, दूसरा सवाल, मैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक NMBY के सदस्य से पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे हाँ और ना में दीजिए। क्या आप खुद जातिवादी हैं, हाँ या नहीं? आप जातिवादी हैं? क्यों है भाई जातिवादी आप? प्रोसेस में नहीं होने के लिए है। अच्छा, जिसने कहा कि नहीं है जातिवादी कौन है वो? थोड़ा सा आगे से आएगा, ये हाथ उठाएगा। सभी के सभी जातिवादी हैं। अरे थोड़ी इधर अरे वेरी गुड, एक बात लेकिन सिर्फ एक ही हाथ उठा, और क्यों नहीं उठे? प्रोसेस में, यानी आप ईमानदारी से मानते हैं कि आप सब जातिवादी हैं, आप जातिवाद को मानते हैं, सभी मान रहे हैं। अच्छी बात है ये कि गलत बात है? गलत बात है, सभी मान रहे हैं कि गलत बात है और इसको खत्म करना चाहिए। खत्म कैसे करेंगे, चलिए यही बता दीजिए। हाँ, भाईचारा एक जवाब है, और बताइए। संविधान अच्छे से लागू हो जाए। संविधान लागू हो जाए। संविधान जाति खत्म नहीं कर सकता भाई, जाति तो इंसानों ने बनाई है। इधर से थोड़ा बताइए ना, एक स्टेप बताइए। मैत्री भावना जैसे सब बहुत टेक्निकल है, मैत्री भावना को प्रैक्टिकल बताइए ना कैसे होती है। ओके, सॉरी, एक बात आपसे कहूँगा, कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं कीजिए। मुझे इक्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे फ्रेटर्निटी नहीं चाहिए, मुझे मैत्री भावना नहीं चाहिए, ये सब बोलने के शब्द हैं। SC ST को ओके, आपका कहना है कि SC ST किसी को ना करें। SC ST नहीं कहेंगे तो जाति खत्म हो जाएगी क्या? SC ST शब्द कब से आया है? अभी आया, आजादी के बाद से आया, ठीक है। जब से हमारा संविधान बनने की प्रोसेस में आया, तब से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब टर्म आया, 90s के बाद में OBC टर्म आया। उससे पहले जाति नहीं थी क्या? मनुस्मृति में जाति नहीं लिखी थी क्या? हाँ थी ना, इससे ज्यादा थी, इससे खतरनाक थी। तो इसलिए ये मत कहिए कि ऐसे शब्द हट जाएगा तो जाति हट जाएगी। बताइए ना क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल बताइए मुझे, ऐसे ना सर ने बता दो। सर अंतरजातीय। ओके, इस तरफ से मुझे बताइए। अच्छा ये बताइए, थोड़ा शांति 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 शांति। एक जाति जाति होती क्यों? एक जाति जाति होती क्यों?
जाति क्या है? जो ब्राह्मणों ने बनाई वो जाति है। और जो आप मान रहे हो क्या है? हाँ, आपने बहुत ईमानदारी से ये कहा कि आप सभी जातिवादी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। ये ईमानदारी वाला उत्तर चाहिए एक बुद्धिस्ट से। भले ही आप एक बुद्धिस्ट सिद्धांत को जातिवीय समाज की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम करेंगे और हम खुद जातिवादी हैं। इसे ईमानदारी कहते हैं, इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सामान्य इंसान से बोलो तो बोलता जाति कुछ नहीं होती, मैं नहीं मानता। आप क्रिटिकल थिंकिंग का एक स्टेप पास कर चुके हो, बहुत खुशी है। लेकिन अब दूसरे स्टेप में पूछ रहा हूं कि जाति होती क्या है? जाति सिंपल सी बात है, मैं बहुत सामान्य शब्द चुनूंगा, कोई शब्द। जाति होती है कुछ ऑक्यूपेशन में, व्यवसाय में। जैसे उदाहरण के लिए जो बाल काटता है उसको हम बोलते हैं नाई जाति का है। जो लोहार होता है उसको लोहे का काम करता है उसको बोलते हैं लोहार जाति का है। चमड़े का काम करता है उसको बोलते हैं चमार जाति का है। काम क्या करते जाते हैं, ये मानते हो? दूसरी एक जाति की विशेषता होती है कि हर शहर में जाति के नाम पे मोहल्ले होते हैं। होगा, नाम बड़ा होता है हर शहर में, हर जगह पे जाति के नाम पे टोले होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं या एक सेक्युलर कॉलोनी में रहते हैं, वो जाति के आधार पर रहते हैं क्या? नहीं रहते। दूसरी बात यह जो हमने पहले कही थी कि आज क्या हर लोहार लोहे का काम करता है? नहीं करता। अब मान लीजिए आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो कोई जाति नहीं होती। और हमारे जाति व्यवस्था क्या थी? काम के आधार पर। क्योंकि इतने नए नए काम हमारे टेक्निकल चेंजेस के साथ आ गए हैं कि वो हमारी जाति व्यवस्था में थे ही नहीं। तो हमारे काम के आधार पर अब जाति नहीं रही। मोहल्लों के आधार पर जाति कुछ हद तक कम हो गई। ठीक है, एक जमाना था कि जाति के आधार पर हम लोग कपड़े भी पहनते थे। हर जाति को अलग ढंग से कपड़े पहनना पड़ता था। आज ऐसा है क्या? आप जीन्स पहने हो सभी पहन सकते हैं, आपने जो पहना है हर लड़की पहन सकती है, हर लड़का पहन सकता है। किसी पर रोक टोक है क्या? तो वो भी खत्म हो गई। वो क्या चीज़ है जो अभी भी बची हुई है? सिर्फ एक चीज़ है, वो है हमारा शादी करने की व्यवस्था। खाना हम हर किसी के साथ खाते हैं, पहले जाति दूसरी जाति के साथ खाना नहीं खाते थे। ठीक है, हम किसी भी मोहल्ले में रह लेते हैं, पहले हम नहीं रह पाते थे। आज हम कोई भी ऑक्यूपेशन करते, कल में आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, IAS बनोगे, वकील बनोगे, फिल्म स्टार बनोगे, फिल्म डायरेक्टर बनोगे, जो भी बनोगे अपनी मर्जी से, उस पर जाति का कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी बन सकता है। लेकिन एक चीज जो अभी तक हमने जाति में जकड़े हुए, अच्छी सारी चीजें थी, ये हमारी वजह से बदले क्या? कि ऑक्यूपेशन अपनी मर्जी से हमने बदल लिया क्या? अपनी मर्जी से बदला? कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। क्योंकि पहले अगर आप एक पर्टिकुलर जाति में पैदा हुए थे, अगर आप नाई जाति में पैदा थे, तो आपको बाल ही काटना था। लेकिन आज आपके सामने विकल्प उपलब्ध है। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है, ऑटो चला सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, तमाम बहुत सारे स्किल्स हमारे सामने। और पढ़ लिख जाए तब तो जो चाहे वो करियर बनाए। तो ये हमारी वजह से ऑक्यूपेशन जाति से नहीं टूटा। ये किससे टूटा? अंग्रेज हमारे देश में आए, नए नए ऑक्यूपेशन लेके आए, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई, कंप्यूटर आया, नया ऑक्यूपेशन आ गया, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, हार्डवेयर प्रोफेशनल, डिजाइनर, ये वो तमाम चीजें आ गई। फैशन इंडस्ट्री नई नई चीजें लेके आई। पहले मॉडलिंग और ड्रेस डिजाइनिंग हमारे देश में नहीं होता था, ये सब होने लगा था। तो ये हमारी वजह से हुआ कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? नहीं, ये सिचुएशन जिम्मेदार है। सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे हुई, नए जॉब क्रिएट हो गए। तो इसमें हमने कुछ किया क्या? नहीं। दूसरी बात, जाति की व्यवस्था जो थी, एक जाति का आदमी दूसरी जाति के साथ खाना नहीं खा सकता था, अछूत हो जाता था ना, सब छुप छुप के खाना खाया करते थे। आज भी हमारा देश ऐसा है, अगर आपने कई बार देखा होगा ट्रेन में या में, कोई आपने देखा या नहीं देखा पता नहीं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में मैं हर जगह से घूमा हूँ। पैसेंजर ट्रेन में भी यात्रा करता हूँ, फ्लाइट में भी करता हूँ, AC में भी करता हूँ, रिजर्व में भी करता हूँ, अनरिजर्व में भी करता हूँ। तो मेरे हर तरह के एक्सपीरियंस है। आमतौर पर जब एक गरीब सामान्य आदमी, गाँव का आदमी खाना खाता है ना ट्रेन में, तो वो कैसे खाता है पता? कि उसको कोई देखना है, थोड़ा सा खाने के आगे कुछ कवर रख लेगा, कुछ रख लेगा, छुप के खाएगा। यह हमारी संस्कृति है।
वही आदमी जब शौचालय के शौच के लिए जाएगा तो खुलने में चले जाएगा, उसको तब शर्म नहीं आएगी, लेकिन खाना खाने में शर्म आएगी, क्योंकि शौच से कोई व्यक्ति जाति का उसको बंधन नहीं है, खाने पे है। ये छुपाने की अवस्था जो है ना, वो हमारे अंदर जाति की मानसिकता है, उसकी वजह से आई। लेकिन आज जब हम ऑफिस में खाना खाते हैं या कॉलेजेस में खाना खाते हैं, जाति का बंधन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन ये जाति का बंधन टूटा, इसमें आपने कुछ किया क्या? नहीं किया। ये नया एजुकेशन सिस्टम आया, संविधान आया, अपने आप आपको सबके साथ खाने का अधिकार मिल गया। ड्रेस की जो बात थी, आज किसी की पाबंदी हो सकती है क्या? जो चाहे आप पहन सकते, इसमें आपने कुछ किया क्या? नहीं। ये अपने आप आपको नया अधिकार मिल गया। एक चीज बच गई है, जो आप कर सकते थे आपने नहीं किया, और वो अपने आप नहीं हो सकती। बहुत सही बात कही है। बात है शादी की। हम अपनी शादी अपने ही जात में करते हैं, है ना? बाहर नहीं करना चाहते हैं, और इसके लिए ऐसी सिचुएशन नहीं आए। आज जितने मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स खुल गई है, सब जाति के आधार पर आपको रिश्ते दे रही है, तो हम क्यों अपनी जाति छोड़ेंगे भाई? तो सबसे गधे तो हम ही हैं। बाकी चीजें तो मजबूरी ने हमको छुड़वा दी, लेकिन जिस चीज में मजबूरी नहीं थी हमने नहीं छोड़ी। इसलिए वो आपने बिल्कुल सही कहा, आप जातिवादी हो, मान रहे हो, और अगर आप इसको खत्म कर दोगे बहुत अच्छी बात रहेगी। समय है ना थोड़ा सा। मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूं कि कैसे एक स्कॉलर हमारे मूवमेंट को, बुद्धिस्ट मूवमेंट को, अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। हिस्ट्री आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी है, इतिहास के स्टूडेंट्स रहे हैं, नहीं भी रहे हो। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्कूल में हर किसी ने पढ़ा है। मैं उसका कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं, कैसे हमारे हिस्टोरियंस हिस्ट्री को बर्बाद करने पर मिले हुए हैं। हमेशा हमको बार बार ये कमेंट सुनने में आता है कि जो हम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। सुना है ना आपने ये बात? तो इसलिए अगर हमारा इतिहास बिगड़ गया तो हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा, ये मानते हो ना? तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ बुद्धिज्म को लेकर कि कैसे कुछ लोगों ने कोशिश की कि हमारा इतिहास बर्बाद हो जाए। सामान्य भाषा में कहूँगा, ये पेपर असल में मैंने जो बात लिखी है ये थाईलैंड में अपनी बात रखी थी मैंने, यहाँ पे आपके लिए सामान्य शब्दों में बात रखूंगा ताकि किसी को मुश्किल नहीं हो। बात करता हूँ एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम था रामविलास शर्मा। शर्मा से तो आप समझ ही गए होंगे कौन है। अब शर्मा जी जब हिस्ट्री लिखने बैठे तो उन्होंने बुद्ध के बारे में क्या कहा? बुद्ध के बारे में उन्होंने ये कहा कि बुद्ध की शिक्षा में एक भी ऐसी शिक्षा नहीं जो मौलिक हो। मौलिक मतलब समझते हो ना? हाँ, जो उनकी खुद की हो, अपनी। बुद्ध ने जो भी कहा वो पहले उपनिषद पुराण में लिखा जा चुका है। यह हमारे रामविलास शर्मा का कहना था। बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं, ये जो लिख देते पत्थर की लकीर होता है। आप एज अ बुद्धिस्ट इसका क्या जवाब देंगे? क्या ये सही बात है? पहले तो ये पूछ रहा हूं आपसे, कितने लोग सहमत हैं कि इस बात से सही कही है? हाथ उठा दें। कोई भी नहीं मान रहा है। अच्छा, कैसे गलत है ये बता दें। हाँ बताइए बताइए। पूछी जाएगी उपनिषद बात का टाइम बता दो क्या है? उपनिषद का टाइम क्या है? उपनिषद का टाइम क्या है? उपनिषद के बारे में ये प्रचलित है कि ये बुद्ध से पूर्व में आया। इतिहास में ये लोग इस तरह की धारणा बना चुके हैं। अब क्या करें? अगर ये बात सिद्ध हुई उपनिषद बुद्ध से पूर्व थी तो बात खत्म हो गई। नहीं, वो सिद्ध करे ना पूर्व कैसे? हाँ नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दिया। आप कैसे सिद्ध करो कि बुद्ध के बाद की थी? ये बात है। तो फिर उसमें लिखी हुई कहाँ है? बुद्ध का। आपका लॉजिक सही है, तथ्य की कमी। उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे? एक अगर स्कॉलर आप हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई यार, आपने कहा कि आपने बहुत सही बात कही है कि उपनिषद से बुद्ध ने सब कुछ लिया है। अब ये बता दो कि उपनिषद आई कब थी? यही आपका जवाब था ना? और अगर आप ये जवाब हमसे पूछते हो तो एक सवाल ये पूछना चाहिए कि उपनिषद में अजात शत्रु का उल्लेख है। अजात शत्रु कौन थे? बुद्ध के समकालीन राजा थे, मानते हो ना, बिंदुसार के बेटे। तो उपनिषद बुद्ध के पूर्व की हुई की बात की। अगर बुद्ध के समकालीन कैरेक्टर को उन्होंने लिया, कुछ ना कुछ लिख देते हैं ताकि उनकी सेटिंग चलते रहे।
अच्छा, एक और इतिहासकार हुए हैं बहुत बड़े, इरफान हबीब। इरफान हबीब का यह कहना है कि भारत में जाति व्यवस्था का जन्म बुद्ध ने किया। ठीक है, सहमत हो गया इससे? और यही हमारे शर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि बुद्ध ने कि एक भी शिक्षा जो दलित, दमित, वंचित, डिप्रेस्ड कम्युनिटी कहते हैं, इसके लिए है ही नहीं। इससे सहमत हो क्या? अब इसका जवाब कैसे देंगे? तो इसका जवाब एक हिस्टोरियन, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला विद लॉजिकल है। आप सब सहमत है कि गलत है, लेकिन गलत होना इससे काम नहीं चलेगा। हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स भी चाहिए कि क्यों गलत है। तो क्यों गलत है कि हमने आर्ग्यूमेंट उनको दिया। बहुत बड़े इतिहासकार है, पत्थर की लकीर होती है, जो लिखते हैं उसको कोई काट नहीं सकता है। हमारे जैसे मामूली आदमी ने पत्थर की लकीर कैसे की तैसे करते। कैसे की? हमने उनको बताया कि बुद्ध के बाद का और बुद्ध के काल का 178 साल का जो इतिहास रहा है, उसमें लगातार उन राजवंशों ने राज किया है जो क्षत्रिय नहीं थे। कौन थे? नागवंश। नाग क्षत्रिय था क्या? नहीं था। मौर्य वंश, मौर्य क्षत्रिय था क्या? नहीं था। मौर्य से पहले नंद वंश, नंद क्षत्रिय था क्या? नहीं था। और आप कहते हो कि बुद्ध की वजह से जातिवाद आया। हमने दिखाया कि बुद्ध के बाद 3 वंश आए हैं और ये तीनों भी वंश गैर क्षत्रिय हैं, गैर ब्राह्मण हैं, ये बहुजन है, ये हमारे अपने दलित कह दो, इनको जो भी कहो, कि वो तबके के थे। तो इरफान हबीब कैसे की तैसे हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे हमको पॉइंट्स लाना पड़ेगा। एक और बात एक इतिहासकार की है, R.S. मजूमदार। उन्होंने ये कहा, पहले मैं एक और बात करता हूँ। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए D.N. झा भी बहुत बड़े प्रगतिशील इतिहासकार माने जाते हैं। ब्राह्मण और प्रगतिशील, लेकिन प्रगतिशील से ब्राह्मण ही होते हैं, हम लोग नहीं होते हैं। D.N. झा ने क्या कहा? D.N. झा ने यह कहा कि बौद्ध जातकों में चंडाल का उल्लेख आया है। और एक कहानी आई है कि एक सेठ थी, मतलब सेठ की बेटी, वो कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसको चंडाल दिख गया। चंडाल दिखा तो वो अपवित्र हो गई सिर्फ उसको देखने से। तो उसने तालाब में जाके अपनी आंखें धोई। इससे ये सिद्ध होता है कि बुद्ध के काल में बुद्ध की वजह से छुआछूत था। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बुद्ध की वजह से छुआछूत, क्योंकि बुद्ध काल की कहानी है। अब इसका क्या जवाब है? इसका सिंपल सा जवाब यह है कि जो जातक कथा है ये बौद्धों की जीवन कथा नहीं है, ये उस काल का जो समाज था उसका चित्रण है। उसमें जो गैर बौद्ध समाज था उसकी अपनी कुछ परंपराएं थी, उसमें अपना कुछ जातिवाद था। जातक कथाएं में सारी चीजें आई है, सिर्फ बुद्ध का जीवन नहीं आया है। उस दौरान की संस्कृति, उस दौरान की सोच, उस दौरान की व्यवस्था, इसका जिक्र आया है। तो इसलिए ये बात खारिज हो जाती है। और दूसरी बात, हमने अपने कुछ तर्क दिए। हमको बौद्ध साहित्य को पढ़ते हुए पता चला कि माता का मतलब चंडाल उस वक्त की भाषा में, वो बोधिसत्व बन गया था। तो कहाँ गया आपका जातिवाद? बुद्ध ने तो बोधिसत्व बना दिया चंडाल। और आप कहते हो कि बुद्ध के काल में अस्पृश्यता थी, बुद्ध की वजह से अस्पृश्यता थी। मातंग कश्यप नाम का एक भिक्षु हुआ था। मातंग मतलब फिर चंडाल, बहुत विद्वान भिक्षु हुआ था। तारानाथ ने कहा एक मांगी तपका नाम का भिक्षु हुआ था। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे जो सिद्ध करते हैं कि बुद्ध के काल में जिन जातियों को आज अछूत, अस्पृश्य कहा जाता है, उन्होंने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और बहुत मॉरल डेवलपमेंट किया। एक बहुत बड़ी इतिहासकार है रोमिला थापर। रोमिला थापर कहती है कि शाक्य वंश, शाक्य सभी जानते होंगे ना क्या है, बुद्ध का शाक्य थे ना। तो बोला कि ये वैदिक ट्राइब है, वैदिक जनजाति। लेकिन जो शाक्य गण था उसमें ना कोई ब्राह्मण होता था, ना कोई जातिवाद थी। तो कैसी वैदिक ट्राइब हो गई भाई? वैदिक व्यवस्था तो सिर्फ चतुर्वर्ण व्यवस्था को मानती। इस हिसाब से उनका खारिज हो जाता है। अच्छा, सम्राट अशोक के कौन कौन फैन हैं? कुछ लोग हैं, मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं।
कई मामलों में बुद्ध से बड़ा फैन मैं सम्राट अशोक का। बुद्ध ने एक फिलॉसफी दी थी, लेकिन उसको रियल लाइफ में लाने का काम सम्राट अशोक ने किया। बहुत बड़ी बात है। सम्राट अशोक से महान कोई विश्व में राजा सम्राट हुआ ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे इतिहासकार कहते हैं, विदेशी, हमारे देश के नहीं कहते। हमारे देश वाले कैसे मान लेंगे जो मानता है? तो उसके बारे में रोमिला थापर कहती है कि जो सम्राट अशोक के काल में धम्म था, ये बुद्ध का धम्म नहीं था, ये अशोक का अपना धम्म था। अब आप कैसे सिद्ध करोगे कि बात गलत है? हमने एक तरफ अशोक के शिलालेख रखे, दूसरी तरफ धम्मपद रख लिया, दूध का दूध पानी का पानी। बाबरू अभिलेख उठाया, उसमें लिखा है बुद्ध धम्म संघ की शरण जाता हूं 3 बार। कैसे नहीं हो बुद्ध की शरण जा रहा भाई? कैसे हो बुद्ध का धम्म नहीं हुआ? रोमिला थापर जैसे बड़ी इतिहासकार इस मामले में खारिज हो जाती है। एक राधा कुबत नाम के मुखर्जी नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया। उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि सम्राट अशोक ने भिक्षुओं को और बुद्ध को बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? सम्राट अशोक का जो बेटा था महेंद्र, बेटी थी संघमित्रा, जो भिक्षु भिक्षुणी बन गए थे, इसलिए वो भिक्षु भिक्षुणी का सम्मान करने लग गए थे। क्या लॉजिक है? नीचे गिरने की कुछ लिमिट तो रख लो। लेकिन नहीं, बहुत बड़े इतिहासकार है, कितने भी नीचे गिर सकते हैं। बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड की किताबों में छप रहा है, सबसे बड़ी किताबें होती है। क्या जवाब है इसका? इसका सिंपल सा जवाब यह है कि अशोक की बेटी और अशोक का बेटा भिक्षु तब बने थे जब अशोक बौद्ध बन गए थे। अशोक ने भिक्षुओं को और बुद्धिज्म को और धम्म को और संघ को पहले सम्मान दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके बच्चे भिक्षु भिक्षु नहीं बने। और आप उल्टा कह रहे हैं। एक और बात है, इतिहासकार की बात आती है। हर देश में एक गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्ण काल जिसको कहते हैं। गोल्डन पीरियड का मतलब क्या होता है? जो सबसे अद्भुत हो, स्वर्ण युग। स्वर्ण मतलब सबसे महंगा मेटल, उसी तरह स्वर्ण युग यानी जिसमें सबसे ज्यादा प्रगति हुई। भारत में स्वर्ण युग कब आया था? गुप्त। ये तो आप कह रहे हो, इतिहासकार की भाषा कहो ना। ये तो आपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, वेरी गुड। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? गुप्त काल, है ना? गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्णिम युग। क्यों कहा जाता है? मंदिर बने ज्यादा। हाँ, ज्यादा मंदिर बने थे। ज्यादा मंदिर बने, कलाकृति। और कोई कारण? कलाकृतियाँ, कला ज्यादा एस्टीम पे। अच्छा अच्छा, भगवान को उत्पत्ति हुई। तो मैं 4 पॉइंट बताता हूँ। भारत में विधवा महिला को जलाने का काम गुप्त काल में, सती प्रथा है, इसलिए गोल्डन पीरियड है। भारत में जाति व्यवस्था की रचना ये जेनेटिक टेस्ट से सिद्ध हुआ है। कौन से काल से जाति हमारे देश में पनपी? जब से गुप्त काल इस देश में आया। ये जो हमारी आदत पड़ती है ना अपनी जाति में शादी करना, ये गुप्त काल की देन है, इसलिए गोल्डन पीरियड है। तीसरी चीज है, महिलाओं पे तमाम किस्म की पाबंदियां जो लगने लगी गुप्त काल से शुरू हुई। तो गोल्डन क्यों नहीं हुआ? ये ब्राह्मणवाद का गोल्डन पीरियड है, बहुजनवाद का ये डार्केस्ट पीरियड है। तो इसलिए वो उनके नजर में स्वर्णिम काल है। तो अगर आप एक इतिहास को करियर बनाते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप किन किन चीजों को खोद के निकालें और उनके सामने सच्चाई लाके। मैं शुरू से चाह रहा हूं कि आपसे अधिक बात कर पाऊं। मैंने काफी कुछ कह दिया है, मैं चाहूंगा कि अब आप लोग थोड़ा सा कहें ताकि मैं कुछ जवाब दे सकूं, वरना ये हो जाएगा।